हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक यूपीपीसीएल TG2 के लिए बेसिक एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर देखा था। एक नॉर्मल स्ट्रेटजी देखी थी कि हमें किस तरीके से फ़िलहाल किस टॉपिक से कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ हमने आपको बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग टेक्निकल देखने वाले हैं। 150 आउट ऑफ 50 अगर लाना है तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं फ़िलहाल हमारा सबसे पहला यूनिट जो है बेसिक इलेक्ट्रिक। हम लोग बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला यूनिट है, हम लोग यूनिट फर्स्ट ले करके चल रहे हैं। यूनिट हमारा जो फर्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या होता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो आपको पता है, साइंस आपने पढ़ा है, जितनी भी इंजीनियरिंग है मैक्सिमम सारी फिजिक्स है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो विद्युत जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बना दिया है, जनरली जर्मेनियम का है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसी की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, विद्युत के बारे में हमने जान लिया, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आवेश, यहाँ पे विद्युत की डेफिनेशन की, ये तो हमने नॉर्मल साइंस के टर्म में हमने उसकी डेफिनेशन को दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी चालक में आवेशों की गति की वजह से जो विद्युत धारा आती है, जो करंट फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कितने प्रकार की होती है विद्युत, तो एक होता है स्थिर विद्युत और एक होता है गतिशील विद्युत। जो आपके पास स्थिर विद्युत होता है, इसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में। और जो गतिशील विद्युत होता है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, धारा के बारे में, करंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास स्थिर विद्युत होता है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में। और जो हमारे पास गतिशील विद्युत होता है उसमें हम लोग धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आवेश पे आएंगे, चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। अब अगर हम बात करें 600 BC की, तो ग्रीस के एक साइंटिस्ट, एक कह सकते हैं दार्शनिक हुआ करते थे ग्रीक के, जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। इन्होंने अपना एक रिसर्च किया, इन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल किया। उसमें इन्होंने देखा कि जब किसी एम्बर को, एम्बर एबोनाइट आप कह सकते हैं, एम्बर को किसी सिल्की कपड़े से अगर रगड़ रहे हैं, एम्बर को किसी सिल्की कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो वो एम्बर क्या करता था, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगता था, आकर्षित करने लगता था। एम्बर क्या करता था, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता था। ये किसने देखा, ग्रीक के 600 BC में ग्रीक के एक साइंटिस्ट, एक दार्शनिक कह सकते हुआ करते थे, थेल्स, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में देखा। इन्होंने ही आवेश के बारे में बताया था हमको, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे इलेबरेट करें तो जब एम्बर को चमड़े के साथ रगड़ा गया तो कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज पाया गया। और जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा गया, रेशम से रगड़ा गया, तो पॉजिटिव चार्ज पाया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझने के लिए हम उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ये जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसका परमाणु क्रमांक 32 होता है। हम इसी की हेल्प से इस चीज़ को पूरा एलेबरेट करेंगे कि क्या चीज़ ये है, हमने कैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की कैसे बात करी। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है, जर्मेनियम का। टोटल 32 इसका परमाणु क्रमांक है। जब हम इसके फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी एटम में, कोई भी अगर मटेरियल है, सबसे पहली चीज़ तो पदार्थ आप जानिए, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस परमाणु में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु में होता है एक प्लेस जिसको हम बोलते हैं नाभिक।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें होते हैं जो ये दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षा में होते हैं, बाहरी कक्षा में रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो बाहरी कक्षा में होते हैं ये 2n के पावर स्क्वायर के हिसाब से इनको कक्षा में स्थान दिया जाता है कि नाभिक के जस्ट बाद वाले में 1 2 3 4 इस तरीके से, जस्ट n की वैल्यू 1 2 3 यही होगा। जस्ट बाद वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद वाले में कितने रहेंगे, उसके बाद वाले में कितने रहेंगे, और लास्ट तक फाइनली, मतलब किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का, परमाणु के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी आधार पर होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास नाभिक है, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन पार्टिकल है। कैसा? एक उदासीन पार्टिकल है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की धन आवेश की वजह से इसके चारों ओर बंधा हुआ होता है, घूमता रहता है। अगर कोई आपसे नाभिक का चार्ज पूछे, नाभिक का चार्ज कैसा है, तो चूंकि इसमें दो ही पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाभिक का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारे पास परमाणु में 3 पार्टिकल दिखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें बहुत डिटेल चर्चा जो करनी है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में करनी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, आगे भी बताएंगे। प्रोटॉन पे 1.6 सेम चार्ज होता है, × 10⁻⁻19 कूलाम, पॉजिटिव में होता है। न्यूट्रॉन पे कोई नहीं होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, इसको आप P से दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.0 × 10⁻31 kg होता है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन याद रखिए। प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg, जो 1836 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। 1836 गुना। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा सा एक बस इंफॉर्मेशन के लिए ये था, मास हमने यहाँ पे बता दिया। अब आपने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा होगा बचपन से ही, ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट ट्रिक है भाई, बहुत अच्छे से जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन का किसने खोज किया था भाई? थॉमसन, जे थॉमसन। ईटा मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन। पर प्रोटॉन का रदरफोर्ड और नाचे न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है ना। तो ये रिसर्चर थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जिन्होंने खोज किया था, जिन्होंने बताया था। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। बेसिक मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम में होता क्या है। अब बात करते हैं एटम की, थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि ये वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में। किसी भी मटेरियल के एटम में अगर 32 इलेक्ट्रॉन है तो 32 प्रोटॉन भी होंगे, और दोनों का चार्ज अगर सेम और अपोजिट है तो ये न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये कैसे होंगे? न्यूट्रल नेचर के होंगे। तो ये बात आपको अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए कि किसी भी एटम का जो है वैद्युत गुण जो होता है वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब देखिए, अब हमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन कितने तरीके के होते हैं? अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो सबसे पहली चीज़, नंबर 1 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी
इलेक्ट्रॉन। इन सब पॉइंट को समझने के लिए ही हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं, और तीसरा होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जिसको आप चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये बात समझ जाएंगे तभी आपको अच्छे से आगे समझ में आने वाला है। ये स्ट्रक्चर हम जब भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। व्हाट मतलब यहाँ पे हम जानते हैं व्हाट इज़ द संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम में, कोई भी एटम जो होता है, एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 8 18 4 ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी कक्षक में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। किसे हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन? जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि किसी अन्य एटम के साथ जब बॉन्डिंग करनी होती है तो यही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर काम करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं या डोनेट हो जाते हैं या रिसीव कर लेते हैं। इसी कक्षक का पूर्ण रूप से रोल होता है। तो ये संयोजकता आप सिंपली कह सकते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए ये रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कब डोनेट करते हैं, कब रिसीव करते हैं, कब साझेदारी करते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे जब आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाएंगे, और किस टाइम पे कौन सी बॉन्ड बनती है ये भी बताएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस है, उसके करीब वाला सबसे पहला, दूसरा उसके बाद वाला, तीसरा, ऐसे। मतलब जो कक्षक आप देख रहे हैं, पहला कक्षक नाभिक के सबसे करीब है। पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिनकी एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कक्षक के टर्म में, वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पर। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो बाहरी कक्षा में ज़्यादा भागेंगे, एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस की ओर ज़्यादा भागेंगे। मतलब जिनके पास एनर्जी कम है उन्हें तोड़ करके, एटम से तोड़ करके निकालने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में है, जो बाहर की तरफ वाले कक्षक में है, मतलब उनके पास एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, उन्हें तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। जरा सी भी एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अपने कक्षक से बाहर चले जाएंगे। मतलब ये जर्मेनियम है, जब इसको हम एनर्जी देंगे तो इसकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहरी कक्षा से निकल करके दूसरे एटम में जाएंगे, या ढेर सारे जब किसी मटेरियल में एटम होते हैं तो उस एटम, प्रत्येक एटम के बीच में, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और वो जो स्पेस होता है उस स्पेस में ये जाकर के रुकते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को छोड़ करके मटेरियल में मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होता है किसी भी मटेरियल में, उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह उतनी आसानी से होता है, वो वैद्युत का उतना ही अच्छा सुचालक होता है। ठीक है ना। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ लिया। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर अपना कक्षा छोड़ के बाहर चले आए तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होते हैं, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कुछ एनर्जी होती है जिसके कारण एक पट्टी बनती है जिसको हम बोलते हैं संयोजी पट्टी। आगे पढ़ेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो इसके कारण हमारा जो है, इसी को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के कारण हमारा चालन होता है। और ये जो एनर्जी ऑफर करते हैं, इनके चारों तरफ जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं चालन पट्टी। जब हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन हम आपको बताएंगे तब उसमें दिखाएंगे कि नीचे आपका वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, किस तरीके से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ये सारी बातें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात रही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में।
आवेशों के बारे में जान लिया, किस तरीके से जो इनकी एनर्जी होती है वो घटते बढ़ते क्रम में कैसे होती है। नाभिक के पास कम एनर्जी, उसके बाद जैसे आप चले जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा कक्षा होगा उनके इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करना उतना इजी होता है। उनको इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी दे करके ही तोड़ा जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, अर्थात फ्री किया जा सकता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक से हमने स्ट्रक्चर आपका जो है पढ़ाया, स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आवेश को लेकर के। हम लोग बात करेंगे आवेश के बारे में, पढ़ेंगे क्या होता है आवेश। चलिए देखते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आवेश हमारा क्या होगा। चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए चार्ज, आवेश। आवेश क्या होता है भाई, किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो उसमें उपस्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है ना, मतलब आपके पास जो आवेश होता है वो किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो उसमें उपस्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। सपोज हमारे पास एक एटम है, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे हम लोग एटम नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, आयन। ये कैसा आयन हो गया, धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एटम वैद्युत रूप से उदासीन होता है, और आयन जो होता है, आयन कैसा होता है, आयन हमेशा वैद्युतीय आवेश से ग्रसित होता है। आप कह सकते हैं उस पर वैद्युत आवेश होता है, वो उदासीन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लीव करके चला गया है, तो उस पर धन आवेश आ गया, मतलब धनायन हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो उस पर ऋण आवेश हो गया, मतलब वो ऋणायन हो गया है। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ये मान लीजिए कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो 3 बचे, एक चलाया 5 हो गए। ठीक है ना, तो इस बात को आप थोड़ा सा बस ऐसे रैंडमली मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। आवेश का जो मात्रक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश में आपका होता है प्रोटॉन, और ऋण आवेश में होता है इलेक्ट्रॉन। इन पे चार्ज कितना कितना होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आवेश का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा कूलाम होता है। इनका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसको हम लोग डिनोट अगर करना हो तो क्यू अक्षर से डिनोट करते हैं। आवेश को अगर डिनोट करना हो तो कैपिटल क्यू अक्षर या स्मॉल क्यू अक्षर से डिनोट करते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है, पढ़ते चलिए, धैर्य रखिए, आराम से सब कुछ सीखेंगे आवेश के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट, ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक
इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसमें Q कितना होगा। भाई अगर ये एक बॉक्स है, मान लीजिए इसमें 10 पेन है और एक पेन का दाम 2 रुपये है, तो टोटल इसमें जो कॉस्ट लगा पेनों में कितना होगा, 20 रुपये, 10 दूना 20। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि आवेश कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू NE। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, किसी भी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं ये अगर हमें पता है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है। अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर्टिकुलर मटेरियल में, उस पर्टिकुलर मटेरियल पर कितना आवेश होगा ये टोटली आपको पता चल जाएगा। तो आवेश के बारे में हमने आपको बताया। आवेश आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है आवेश, किस तरीके से हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। इस पर हम छोटा सा क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, या मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश के लिए कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी कि देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। भाई सिंपल सी बात है, कितने कूलाम आवेश, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम दिया है ये चीज़। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 19 कूलाम पता है आपको। निकालना क्या है, N इज इक्वल टू वाट। ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी हमें दी होगी, तीसरी क्वांटिटी इस फॉर्मूले से हमें निकालनी है। ठीक है, तो दो क्वांटिटी हमारा दे रखा है, हमें तीसरा निकालना है। तो Q इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है NE, N इज इक्वल टू Q अपान E। Q की वैल्यू कितनी है, 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो 10 अपान यहाँ 10 की पावर 18, मतलब हमने इसको 19 को ऊपर लिया 1.6। थोड़ा सा अगर हम इसको सिंपल करना चाहें और 16 इंटू 10 की पावर 18। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं कहाँ पे, ठीक है ना। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं एक कूलाम आवेश के लिए। मतलब अगर किसी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं उस पर आवेश कितना होगा, एक कूलाम। ठीक है ना, आप सिंपली क्या कह सकते हैं, उस पर आवेश कितना होगा, एक कूलाम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसी टाइप से और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी टाइप से और क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक क्वेश्चन और मैं छोटा सा बनाता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन में दे देगा, ये क्वेश्चन पुराना वाला ही है, इस पे मत जाइएगा, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे देगा किसी भी चालक में 10 पे घाते 20 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू दे रखा है। तो आपसे कहेगा उस पर कितना आवेश होगा। अब आपको पता है E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये हमें पता है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू NE। N की वैल्यू कितना है, 10 पे घाते 20। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 बचेगा, क्योंकि 10 पे घाते 19 और 20, 19 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, मतलब 16 कूलाम।
मतलब अगर किसी चालक में 10 पे घाते 20 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, किसी चालक में 10 पे घाते 20 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर आवेश कितना होने वाला है? 16 कूलाम का आवेश उसमें होने वाला है, 16 कूलाम का आवेश उस पर होने वाला है। ठीक है ना। तो ये तो बात रही आवेश की। आवेश के बारे में हमने देख लिया कंप्लीटली जो है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समरी इसका। अभी लॉ ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। आवेश के बारे में अभी बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने को हैं। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कब आकर्षित करते हैं, कब प्रतिकर्षित करते हैं, कूलाम का नियम क्या है। खैर अभी आज हम लोगों ने जितना पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं थोड़ा सा इस लेक्चर में। समरी क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ अभी हमने आज पढ़ा नहीं है। समरी बोले तो सारांश है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव में। तो आवेश के बारे में किसने पता लगाया था? थेल्स ने 600 BC में। जब आप एम्बर को चमड़े से रगड़ते हैं तो चार्ज कैसा आता है? निगेटिव। जब आप कांच की छड़ को रगड़ते हैं किससे? कांच की छड़ को रगड़ते हैं किससे? रेशम या सिल्क से, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है ना। ये बेसिक सा पॉइंट था। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश के बारे में हमने बताया, मात्रक होता है कूलाम। ठीक है ना। फॉर्मूला हमने बताया Q = NE। तो ये बेसिक सा समरी था। ये आप जब पढ़ लें तो उसको एक बार मेमोराइज करें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में सोचें, उसको याद करें। याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो फिर से पढ़ें, वीडियो को रिपीट करें, है ना। उसको बार बार रिपीट करें जब तक वो चीज़ आपको समझ में ना आ जाए। तो अभी फ़िलहाल आज हमने इस वीडियो में इतना देखा। बाकी हम लोग आगे इसी तरीके से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते चलेंगे। TG2 के लिए जो हमारा टारगेट है 150 आउट ऑफ 150, ये हम लोग अचीव करके रहेंगे। और बहुत जल्द ही इसी के साथ पैरेलल में हम लोग मशीन भी पढ़ेंगे, इसी के साथ पैरेलल में मशीन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब स्टार्ट करते हैं। अभी आज हमारा जो है पहला दिन है, तो हमने आपको जो है इसमें बेसिक जो है इसके बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया है। आप लोग देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।